हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम यूनिट नंबर 1 का क्रैश कोर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है और जो एग्जाम रिलेटेड है वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसके ऊपर स्टूडेंट्स का मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स मिले हैं कि आप ये क्रैश कोर्स हमारे लिए बहुत यूजफुल था, तो आप आगे भी रिकॉर्डिंग कीजिए। तो इसलिए मैंने सोचा है कि इसका नेक्स्ट पार्ट भी बना लेती हूँ। तो हम पहले डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 1। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है डिफाइन प्रोजेक्ट एंड व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाट इज अ प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट क्या है? इट्स अ प्लान और अ डिजाइन, इट्स अ प्लान्ड अंडरटेकिंग और इट्स एन अंडरटेकिंग फॉर लाइक एग्जाम्पल योर पब्लिक वर्क स्कीम। तो इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे ये नॉन रूटीन है, मतलब रूटीन वर्क जो करते हैं जैसे वो हमारा प्रोजेक्ट नहीं होता है। इट्स अ प्लान्ड एक्टिविटी, इट इज एमिंग एट अ स्पेसिफिक टारगेट, कैरिड आउट फॉर कस्टमर्स, कैरिड आउट बाय a temporary work group involving several specialism made up of several phases, and it is constrained by time and resources, and it involves large और complex projects। तो ये जो डायग्राम है ये आपको बनाना है अबाउट प्रोजेक्ट, जॉब्स एंड एक्सप्लोरेशन। तो project, it lies between job and exploration. It's not a routine work and it is not even a research. It is something which we know। जैसे अगर हमें अटेंडेंस सिस्टम बनाना है तो वो एक हमारा प्रोजेक्ट हो गया। अगर हमें बनाना है कि फेस रिकॉग्निशन जिससे हम अटेंडेंस स्टूडेंट्स को दे सके, या फिर हमें एम्प्लॉयज का फेस रिकॉग्निशन करके अटेंडेंस सिस्टम बनाना है, तो वो हमारा प्रोजेक्ट हो गया। तो इसके बारे में आप विथ एग्जाम्पल्स आप एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्टेट एंड एक्सप्लेन द फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल, इसमें 4 फेजेस है। पहला है प्रोजेक्ट इनिशिएशन। तो प्रोजेक्ट इनिशिएशन मतलब जहाँ पे हम प्रोजेक्ट को इनिशिएट करते हैं। तो उसके लिए आपको ये लिखना बहुत जरूरी है, W5HH प्रिंसिपल। W5HH प्रिंसिपल का मतलब है कि जो क्वेश्चंस W से स्टार्ट होते हैं वैसे 5 क्वेश्चंस और H से स्टार्ट होने वाले 2 क्वेश्चंस, हो टोटल 7 क्वेश्चंस जो बेरी बोहेम ने लिखे थे। उसके ऊपर हमें आंसर्स फाइंड आउट करने थ्रू आवर प्रोजेक्ट। फिर आता है प्रोजेक्ट प्लानिंग। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग में हमें अलग अलग प्लान्स क्रिएट करने हैं, जैसे प्रोजेक्ट प्लान, रिसोर्स प्लान, फाइनेंशियल प्लान, क्वालिटी प्लान एंड रिस्क प्लान। फिर आता है नेक्स्ट स्टेज प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन में हम जो टास्क है उसको हम एक एक करके एग्जीक्यूट करते हैं एज पर आवर प्लान। फिर उसको हमको मॉनिटर भी करना है टाइम टू टाइम कि हमारा जो एक्टिविटीज है वो एज पर प्लान चल रहा है कि नहीं, और अगर हमें कोई भी करेक्टिव एक्शन चाहिए तो वो हम कर सकते हैं। फिर हमारा आता है लास्ट स्टेज, दैट इज प्रोजेक्ट क्लोजर। तो क्लोजर में हमें प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज को फाइनली क्लोज करना है और प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके डिप्लॉय करना है। तो दीज आर द 4 फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल। फिर आता है व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ये है ऑर्गेनाइजेशन का टर्म्स है कि बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एक तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो ये उसको क्या करते हैं, हम हर प्रोजेक्ट को कैटेगराइज कर देते हैं अंडर वन पर्टिकुलर अम्ब्रेला। तो उसके बाद क्या होता है, उनका जो मॉनिटरिंग है वो बहुत ही सिंपल हो जाता है। तो उसको हम कौन से बेसिस पे करते हैं, एक तो है हम सारे प्रोजेक्ट्स को इवेलुएट करते हैं, फिर उसमें कुछ रिस्क है कि नहीं वो हम आइडेंटिफाई करते हैं, देन वी ट्राई टू फाइंड आउट कि रिसोर्सेस कौन से हैं और वो शेयर्ड रिसोर्सेस है या इंडिपेंडेंट रिसोर्सेस है। देन इज देयर एनी डिपेंडेंसी बिटवीन द प्रोजेक्ट, अगर कोई डुप्लीकेशन है तो वो हम रिमूव करते हैं, और बाद में वी नीड टू आइडेंटिफाई द गैप्स, कुछ गैप्स है तो उसको आइडेंटिफाई करके हम रिमूव कर सकते हैं। एंड व्हाट आर इट्स 3 एलिमेंट्स। तो 3 एलिमेंट्स कौन से हैं, पहला है प्रोजेक्ट डेफिनेशन, दूसरा है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और थर्ड है ऑप्टिमाइजेशन। तो पहले स्टेप में हमें क्या करना है, डेफिनेशन मतलब क्रिएट अ सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, देन डिसाइड वेदर टू हैव ऑल प्रोजेक्ट्स एज रेपोजिटरी और आईसीटी प्रोजेक्ट्स, और डिफरेंशिएट बिटवीन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड रिन्यूअल प्रोसेस। मतलब हमें हर एक प्रोजेक्ट को डिफाइन करना है प्रॉपरली, फिर उसको हमें कैटेगराइज करना है और फिर देखना है कि हमारा नया प्रोडक्ट का डेवलपमेंट हो रहा है या फिर हमारा कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है जिसको हम एनहांस कर रहे हैं। तो हमारा डेफिनेशन का पार्ट कंप्लीट हो गया। फिर आता है प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जहाँ पे क्या है हमारा एक्चुअल कॉस्टिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोजेक्ट वी आर रिकॉर्डिंग एंड वी आर असेसिंग इट। फिर आता है ऑप्टिमाइजेशन। तो ये ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट्स को
ऐसा एक प्रोसेस के थ्रू ऑप्टिमाइज करते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो मैक्सिमम हो जाए और हमारा जो रिस्क है वो मिनिमम हो जाए। तो इससे क्या होगा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी वो और थोड़ी बढ़ जाती है। तो इसलिए हर एक प्रोजेक्ट का हम इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे और फिर उसको हम साथ में डील करेंगे, दैट इज प्रोजेक्ट ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू परफॉर्म कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है कि हम सिंपल टर्म्स में हम क्या बोल सकते हैं कि हम जो एक्सपेंसेस करते हैं वो हमारे कॉस्ट हो गए और हमारे को प्रोजेक्ट से जो भी बेनिफिट मिलता है इन टर्म्स ऑफ मनी या फिर इन टर्म्स ऑफ लर्निंग अ न्यू टेक्नोलॉजी, सो दैट इज ऑल आवर बेनिफिट्स। तो हमें क्या करना है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है, मतलब हमारे प्रोजेक्ट में एक्सपेंसेस कितना है और हमारे प्रोजेक्ट से हमें इनकम कितना है, ये दोनों को हमें फाइंड आउट करना है और फिर देखना है कि वो प्रोजेक्ट हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या लॉस में जा रहा है हमारा प्रोजेक्ट। सो यही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले हमें ऑल पॉसिबल आउटकम्स फाइंड आउट करने हैं, फिर उनकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस वो हमको फाइंड आउट करना है, फिर सारे जो कैश फ्लो फॉरकास्ट है वो हमें फाइंड आउट करना है कि ये प्रोजेक्ट करने के बाद हमारा कैश फ्लो मतलब हम कितना कमा सकते हैं एवरी ईयर, हमारा इनकम क्या होगा वो हमें आइडेंटिफाई करना है, फिर कोई भी रिस्क है तो वो हमको एसोसिएट करके वो आइडेंटिफाई करना है, फिर हमें क्या करना है द प्रोजेक्ट की वैल्यू निकालने की, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन कॉस्ट एंड बेनिफिट, वो हम निकालेंगे। फिर उस कॉस्ट एंड बेनिफिट को एनालाइज करेंगे कि अगर सपोज हमारे प्रोजेक्ट में 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो ये हमारा हो गया कॉस्ट, और सपोज हमारा इनकम हो गया 2 लैक्स, तो 2 लैक्स का इनकम है, मतलब अगर सपोज 2 साल में हमारा 2 लैक्स का इनकम है तो इसका मतलब हो गया कि हमारे प्रोजेक्ट में कॉस्ट हो गया 1 लाख और बेनिफिट हो गया 2 लैक्स। तो इस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। तो ये सब चीजें हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में करनी पड़ती है। उसके बाद हमें इकोनॉमिक्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करना है। इस प्रोजेक्ट का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करना है, बहुत सिंपल है। ये देखिए आपने 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया और आपको 2 लैक्स का प्रॉफिट हुआ, तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 1 लाख, मतलब हमारा एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो है 1 लाख रुपीज का। अब हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर ये फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, हमें 2 साल में 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, मतलब 1 साल में हमारा प्रॉफिट है 50,000। अब इसे हम इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करेंगे, इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपीज इंटू 100। तो अगर ऐसे आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको प्रोजेक्ट का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मिल जाएगा कि इस प्रोजेक्ट में प्रॉफिट है कि नहीं है। तो ये 4 जीरोस, ये 4 जीरोस कट हो गए, इधर का 1 जीरो, यहाँ का 1 जीरो कट हो गया। अभी 5 10s 50, मतलब हमें इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है हमारा 50%। तो ये डेफिनेटली बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है बिकॉज इसमें 50% हमें रिटर्न आ रहा है, वो हो गया हमारा ROI। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ स्टेप वाइज अप्रोच टू प्लानिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एंड एक्सप्लेन स्टेप 1 दैट एस्टैब्लिश प्रोजेक्ट स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स इन डिटेल। तो इसके लिए आपको ये डायग्राम याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि स्टेप वाइज अप्रोच ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, स्टेप नंबर 0 है सिलेक्ट अ प्रोजेक्ट, स्टेप नंबर 1 है आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, देन स्टेप नंबर 3 एनालाइज प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टेप नंबर 4 आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट एक्टिविटीज, then step number 5 is estimate effort for each activity, identify activity risk, allocate resources, review and publicize plan। ये स्टेप नंबर 8 हो गया। देन एग्जीक्यूट द प्लान, स्टेप नंबर 9 लोअर लेवल प्लानिंग इज स्टेप नंबर 10, और ये स्टेप्स हमको रिपीट करने हैं। फिर ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हुआ। फिर नेक्स्ट है कि स्टेप नंबर 1 को हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो स्टेप नंबर 1 है स्टैब्लिश प्रोजेक्ट स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। इसका स्टेप 1.1 है आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव एंड मेजर्स ऑफ इफेक्टिवनेस, मतलब हमारे प्रोजेक्ट के क्या ऑब्जेक्टिव्स है। अगर जैसे मैंने बोला कि हमें बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस सिस्टम बनाना है तो व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव इज कि मेरे को अटेंडेंस रिकॉर्ड करना है, बायोमेट्रिक्स इंफॉर्मेशन पर्सन का रिकॉर्ड करना है एंड यूजिंग दैट बायोमेट्रिक्स मेरा अटेंडेंस रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही पर्सन
ऑफिस में आएगा तो उसका फिंगरप्रिंट या फेस देख के हमें अटेंडेंस मार्क करना है। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव। देन हाउ डू वी नो दैट वी हैव सक्सीडेड? अगर हम बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस में थ्रू फेस या फिर हम थ्रू फिंगरप्रिंट अगर अटेंडेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं तो वी कैन से वी हैव सक्सीडेड। देन एस्टैब्लिश प्रोजेक्ट अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब हो गया कि कोई पर्सन इस प्रोजेक्ट का बॉस होगा, तो हमें एक पर्सन को उसका बॉस बनाना है, दैट इज प्रोजेक्ट अथॉरिटी। आइडेंटिफाई ऑल स्टेक होल्डर्स इन द प्रोजेक्ट एंड देयर इंटरेस्ट, मतलब हमें फाइंड आउट करना है कि इस प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर्स कौन है। तो जैसे मैंने बायोमेट्रिक अटेंडेंस का बोला, तो इसका जो स्टेक होल्डर्स है वो है इम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट। फिर मॉडिफाई ऑब्जेक्टिव्स इन द लाइट ऑफ स्टेक होल्डर, मतलब इम्प्लॉय और मैनेजमेंट को देखते हुए हमें ऑब्जेक्टिव्स को मॉडिफाई भी करना पड़ सकता है कि हमें ये भी फाइंड आउट करना है कि हर एक पर्सन का एक मंथ में कितना अटेंडेंस था, वीकली क्या अटेंडेंस है, मंथली क्या अटेंडेंस है, वो सब हम इसमें ऑब्जेक्टिव्स ऐड कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज स्टैब्लिश मेथड ऑफ कम्युनिकेशन विथ ऑल पार्टीज। एक बार हमारा ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई हो गया तो ये सारे जो इंफॉर्मेशन है ये हमें सबको बताना है, टॉप मैनेजमेंट को भी, इम्प्लॉयज को भी, स्टाफ को, सबको ये बताना है कि हमारे प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सो दैट इज कम्युनिकेशन। अब हम जाते हैं लास्ट क्वेश्चन 1F। 1F में हमें क्या करना है? कंसिडर द प्रोजेक्ट कैश फ्लो estimate for 4 projects shown in the table. Negative value means that is expenditure, positive value means it's the income. So accordingly हमको सारे प्रोजेक्ट को रैंक करना है। रैंक द 4 projects in the order of financial desirability and make a note of the reasons for ranking in that way. And we have to write the conclusion based on net profit and return on investment. तो हमारे पास प्रोजेक्ट 1 है, इसमें हमने इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख रुपीज, हमको ईयर 0 में मिला 20,000, देन 30,000 50 हो गया, फिर 10,000 60 हो गया, फिर 20,000 आया 70 80 हो गया, और फिर ईयर 5 में 20,000 आया, मतलब 90 100। तो ये 1 लाख पूरा हो गया। तो इसका जो रिटर्न ऑन नेट प्रॉफिट क्या है? 0। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाएगा? 0। फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट, यहाँ पे क्या है? हमारा इनकम है 1 लाख रुपीस, और पहले साल में हमने कमाए 20,000, फिर 30,000, तो 50 हो गया, फिर 20 मतलब 70, फिर 20 80 90, और फिर यहाँ पे 30,000, तो 100 110 120, मतलब हमारा नेट प्रॉफिट हो गया 20,000। तो आपको इस तरह से एक एक प्रोजेक्ट का कैलकुलेशंस करना है। ये देखिए, ये मैंने आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट प्रोजेक्ट का है 0, ROI भी 0। सेकेंड प्रोजेक्ट का नेट प्रॉफिट है 20,000। तो इसके बाद हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है। इसका मतलब है कि आपको ये जो 20,000 है इसको डिवाइडेड बाय 5 करना है, देन डिवाइडेड बाय 1 लाख। सो यू विल गेट 20,000, दैट इज average annual profit by investment into 100. Then for third project it is 5 लाख रुपीज, मतलब ये जो सारा कैश फ्लो है इसको ऐड करके 10 लाख से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। वैसे ही नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए भी यही करना है, ये सबको ऐड करके आपको 1,20,000 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे आ गया 50,000। फिर इसका आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है। तो 5 लाख, ये मैं लास्ट प्रोजेक्ट का सॉल्व करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 50,000। तो आप क्या कीजिए, 50,000 डिवाइडेड बाय 5, ये कितना आएगा? 10,000। अब ये जो 10,000 है इसको आपको 1,20,000 से डिवाइड करना है and then multiply it with 100. So this will come to 1.467. So this is the percentage of return on investment. So इस तरह से हमारे all 6 questions solve हो गए. So I hope this क्रैश कोर्स वॉज इंटरेस्टिंग। थैंक यू। आपको डिस्क्रिप्शन में ये सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप वहां से इसका पूरा सॉल्यूशन ले लीजिए फॉर योर रेफरेंस। थैंक यू।